है, समग्र सृष्टि पृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं। हमारा आज का भारत कुछ ऐसा ही है। माननीय निर्णायक मंडल एवं मेरे साथियों, आप सभी को मेरा जय हिंद एवं सदन की गरिमा को सादर नमन करते हुए मैं हर्षिता परिहार पश्चिमी दिल्ली नेहरू युवा केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका विषय है पंच प्रण। जब हम भारत के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी मातृभूमि भारत जो मानव सभ्यता के 3 सहस्त्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु घाटी की भव्यता का शोर मेसोपोटामिया एवं मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों एवं हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था एवं जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई। वही भारत आज फिर जाग उठा है विक्रमादित्य के विक्रम एवं चाणक्य की बुद्धि विवेक के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर, हम युवाओं के भीतर। भारत जाग उठा है अपने अमृत काल में। महोदय, जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं तो अगर हम शास्त्रों में देखें तो पाएंगे कि अमृत काल का अर्थ है सूर्योदय होने से पहले वाला समय। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आने वाले 25 वर्षों में भारत का सूर्य भी वैश्विक पटल पर उदय होने वाला है। जिस सूर्य को और चमक के साथ उभारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पंच प्रण हम सभी के समक्ष रखे गए एवं उसमें जन भागीदारी का आह्वान किया। वे पंच प्रण, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वह पंच प्रण क्या है। वह ऐसे प्रण या बिंदु या ऐसे शब्द जो भारतीय जनता को कहते हैं कि इन सभी को अपनाएं ताकि हमारा राष्ट्र 2047 तक बने एक आर्थिक महाशक्ति। तो सबसे पहला हमारा जो प्रण है वह है विकसित भारत। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो महोदय, मैं विकसित भारत में बड़े बड़े मकानों एवं सड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की, SDGs की, जो हमें दिए गए हैं। सतत विकास के वो दृश्य, अर्थात कि कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, कि हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले, कोई भूख से ना मरे। और उसके बाद हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण वे सशक्तिकरण जिसमें औरत को चांद पर जाने से पहले घर में 2 चाय और 4 पराठे बनाकर ना जाना पड़े। हम बात करते हैं उस महिला सशक्तिकरण की। उसके बाद मेरा दूसरा बिंदु जो हम कहते हैं, हमारा दूसरा प्रण, अर्थात गुलामी का एक भी अंश नहीं। मैं यहाँ पर हमारे दूसरे और तीसरे प्रण को एक साथ रखकर बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे विचार में यह दोनों प्रण परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। वो है दूसरा प्रण कि हम कहते हैं कि गुलामी का एक भी अंश नहीं, और तीसरा कि हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं कहती हूँ महोदय, जब हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी गुलामी का अंश नहीं रहेगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस गुलामी की जो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि शारीरिक गुलामी से तो हम 75 वर्ष पूर्व ही आजादी पा चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ मानसिक गुलामी की जो हमारे भारतीय युवाओं के मस्तिष्क में आधुनिकीकरण के नाम पर भर दी गई है, क्योंकि हमारा भारतीय युवा आज पता नहीं किस दृश्य में खोया रहता है, उसे अंग्रेजी ज्यादा आसान लगती है हिंदी से। तो यह हमारी विरासत पर एक बहुत बड़ा खतरा है। महोदय, अगर हम इसे दूर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने होंगे। हमें समझाना होगा अपने युवाओं को कि मंदिर में केवल दर्शन के लिए जाया जाता है, मोबाइल लेकर प्रदर्शन के लिए नहीं। और उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आवश्यकता है हमारे वेदों, हमारे पुराणों को पढ़ने की, क्योंकि कई बार हमारा युवा सामाजिक जनसंचार अर्थात सोशल मीडिया पर आकर यह दलीलें पेश करता है कि अगर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय आज हमारे पास होता तो हम विश्व में एक बहुत अच्छे मुकाम पर होते। महोदय, मैं कहती हूँ अपने युवाओं से कि दोस्तों, जो वेद, जो पुराण, जो शास्त्र, जो उपनिषद हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, आप अगर उन्हें ही पढ़ लें तो हमारा राष्ट्र बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जाएगा। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रण है वह है एकता
एकता और एकता उसका अर्थ है, यहाँ पर मैं जाति धर्म भेदभाव एवं भारत को एक करके सामाजिक एकता की बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ एक नया पहलू आर्थिक एकता जोड़ना चाहती हूँ। वह एकता है वोकल फॉर लोकल होने का, अर्थात हमारे निचले स्तर पर खोले जाने वाले व्यवसायों के साथ एकीकरण करने का, मॉलों में जाने की बजाय नुक्कड़ की एक दुकान से किसी सामान को खरीदने का एवं लोकल फॉर वोकल होने का, क्योंकि हम ही वह युवा हैं जो अपनी लोकल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, उन्हें एक वैश्विक पटल पर लेकर जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी बिंदु है, नागरिकों के कर्तव्य, जो मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण है महोदय, क्योंकि हम ही वह युवा हैं, हम ही वह नागरिक हैं हमारे राष्ट्र के, जो हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण संसद में बैठे लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि अमृतकाल की हर सुबह अमृत हो, तो हमें भी अमृत पीढ़ी की तरह कार्य करना होगा। हमें भी सड़कों के साथ साथ अपने मन के द्वेष को साफ करना होगा। हमें मानवता को अपना धर्म एवं राष्ट्र प्रेम को अपना कर्म मानना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सचमुच आगे बढ़े, तो हमें केवल अपने मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे अनुच्छेद 51 क में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की भी बात करनी होगी। तभी हम बना पाएंगे हमारे राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक दृष्टि से 2047 तक एक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूँ आप सभी का कि यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथा, तू चले बेड़िया तोड़ कहीं तुझे रोकेगा आकर कौन रहा। डगमग धरणी पर दमक तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शारदूल बोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।